अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.6 स्टार्ट करना है और हमारा जो टॉपिक नंबर 1.6 है दैट इज़ अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है 1.6 स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा जी, अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि अगर आपको याद आ रहा हो तो जिस दिन हमने 9th क्लास का पहला लेक्चर किया था ना, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, उस दिन मैंने आपको बताया था कि बच्चों जैसे जैसे आप आगे अपनी बुक पढ़ेंगे ना तो आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक में बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम फिज़िक्स में जब भी किसी न्यू फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना तो हम उसके इंट्रोडक्शन पर बात सबसे पहले करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर मज़ीद उस टॉपिक में जो कुछ है वो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ लेते हैं। उस इंट्रोडक्शन में डिफरेंट 6 पॉइंट थे और उसमें एक बात ये थी कि आपको बताना होता है कि जिस क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो वेदर दैट क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम देखते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, स्केलर नंबर्स वो होते हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको अपने बारे में बताने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और उनके साथ एक हम यूनिट लगा देते हैं तो हम उसे कहते हैं दोज क्वांटिटीज़ आर स्केलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं ना तो अगर आपसे मैथ्स पूछा जाता है ना तो आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है ना, तो मार्कर का मैथ लेट सपोज 3 किलोग्राम है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि लेट सपोज 3 किलोग्राम है, तो देखिए आपने 3 और साथ में किलोग्राम लगा दिया तो ये जो 3 था ये न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में जो किलोग्राम था ये इसका यूनिट था। तो हम कहते हैं कि दिस मैथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टाइम की बात करते हैं ना तो देखिए आप कहते हैं टाइम जो है वो अभी 9:10 हो गए हैं। अब देखिए 9:10 होना, 9:10 जो है ये आपका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है और साथ में जो आपने मिनट्स लगाया ये इसके यूनिट है। तो मतलब ये मैस होना या टाइम होना या डिस्टेंस होना या स्पीड होना, ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं इनको अपने बारे में एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। उन दो तमाम क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं दीज आर स्केलर क्वांटिटीज़। और ऑन द अदर हैंड फिज़िक्स में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको अपने बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अब आपके पास ये एक ब्लॉक है ना, ठीक है, एक ब्लॉक है और मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ना इस ब्लॉक को मूव करना है टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये आपने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करवाना है। तो देखिए बच्चों, अगर आपने ब्लॉक को आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करवाना है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपको ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन से लगानी पड़ेगी ताकि आपका ब्लॉक आगे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप यही करते हैं कि आप ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो होगा क्या, आप कहेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन शामिल हो गई ना कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है तो फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम होनी चाहिए कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। डायरेक्शन क्यों पता होनी चाहिए कि जिस काम के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं अगर आप उसकी तरफ डायरेक्शन में लगाएंगे या सेम डायरेक्शन की तरफ लगाएंगे तभी आपका काम कम्प्लीटली परफॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पे आपका काम क्या है कि आप फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक मूव करेगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में, करेक्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक मूव करेगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ ना कि आपने 30 मीटर का फासला तय करना है। अब देखें, जब आप 30 मीटर लिखा हुआ देखेंगे ना बच्चों तो आपके जहन में आएगा कि टीचर ये 30 जो है ये इसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, ये मीटर साथ में इसका यूनिट है। इसका मतलब है आपने किसी स्केलर क्वांटिटी की बात की है। और अगर हम 30 मीटर जस्ट इस तरह लिखते हैं ना, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। अब देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ यहाँ से मुझे 30 मीटर का फासला तय करना है। अब ये तो मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है ना कि मैं 30 मीटर फ्रंट की तरफ चलना शुरू कर दूँ, मैं 30 मीटर बैक की तरफ चलना शुरू कर दूँ, 30 मीटर लेफ़्ट या 30 मीटर राइट चलना शुरू कर दूँ। जब तक आप मुझे 30 मीटर के साथ साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनेगी। अगर आप इसी बात को मुझे यूँ कह दें कि आपने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या आप मुझे कह दें कि आपने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है टूवर्ड्स नॉर्थ,
देखें अब आपने टूवर्ड्स एक्स एक्सिस भी डायरेक्शन है, टूवर्ड्स नॉर्थ भी इसकी डायरेक्शन हो गई है। अब जब आपने न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन असाइन कर दी है तो फिर बनने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर और वेक्टर की बुनियाद पर तो मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बता दिया। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मजीद डिफरेंसेस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हमारा टॉपिक स्केलर और वेक्टर का है, तो स्केलर और वेक्टर के रेफरेंस से मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस जो है इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता होता है, यानी कि जब आप किसी भी जगह पर सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट की बात करते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जब आप उसके न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पेपर में स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो हम बारी बारी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के साथ साथ इनमें डिफरेंस भी लिखते जाते हैं कि स्केलर में और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो नंबर 1 पे मैंने लिखा कि जी स्केलर क्वान्टिटीज़ कौन सी होती हैं और नंबर 2 इज़ वेक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर 1 पे तो हम लिखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, तो all those quantities which are completely described by their magnitude along with unit। ठीक हो गया, और इसी के सामने अगर हम वेक्टर में लिखें तो फिर बच्चों हम यूँ लिखेंगे कि all those quantities which are completely described by their magnitude and unit along with डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज़ को अपने बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़, और जिनको अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, नंबर 2 पर आप लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल में मैंने आपको दी मैथ्स की एग्जाम्पल, मैंने आपको दी बच्चों टाइम की एग्जाम्पल एंड डिस्टेंस की एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर एग्जांपल तो यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब पेपर में चूंकि 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो आपने थर्ड डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, तो वो ये होता है कि स्केलर्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजब्रा का मतलब क्या हुआ कि हम मैथ्स में हमने जो भी अलजब्रा के रूल्स पढ़े होते हैं, स्केलर्स को हम उनको यूज़ करके ऐड सेपरेट कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट वेक्टर्स, तो हम कहते हैं वेक्टर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक वेक्टर अलजब्रा। ठीक हो गया कि जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए स्पेसिफिक वेक्टर अलजब्रा यूज़ करते हैं। वो वेक्टर अलजब्रा क्या है अभी हम थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे कि वेक्टर अलजब्रा में वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात जो आपको इस टॉपिक में पता होनी चाहिए कि जब आप वेक्टर्स पर बात कर रहे हैं तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक मेथड, ये पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक होता है बच्चों ग्राफिकल मेथड। अच्छा, अब सिंबॉलिक मेथड में भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के फर्दर 3 तरीके होते हैं। कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स को सिंबॉलिकली हम F लिख के उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे।
फोर्स को हम F लिख के उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट लगा दें, या आपने फोर्स के F को थोड़ा सा बोल्ड फेस लेटर बना देना है। इसका मतलब है आप बात कर रहे हो फोर्स वेक्टर की, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग एन एरोहेड ऑन इट, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर हम एरोहेड लगा देते हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट होती है ना, ये वेक्टर के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करती है? लाइन सेगमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और साथ में जो आप इसके एरोहेड लगाते हैं वो हमें वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करके बता रहा होता है। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, वन इज सिंबॉलिक मेथड एंड अदर इज ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड में वेक्टर को फर्दर 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। उन 3 तरीकों में क्या है कि आप जिस वेक्टर की बात करें उस पर एरोहेड लगा दें, लाइन सेगमेंट लगा दें, या उसको बोल्ड फेस लेटर के साथ लिखते हैं तो दैट क्वांटिटी बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी सिंबॉलिकली। और ग्राफिकली क्या होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर एरोहेड लगाते हैं। जो लाइन सेगमेंट है वो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और जो आप एरोहेड लगा रहे होते हैं बच्चों वो आपको वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता है। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स जो हमें इस टॉपिक में नेक्स्ट बात पता होनी चाहिए वो हमारे पास इसी का सब टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी वेक्टर को ना कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? किसी भी वेक्टर को बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन डिफरेंट स्टेप में स्टेप नंबर 1 ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि सबसे पहला काम क्या करें कि आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू ड्रॉ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया है ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज फोर्स को अपने बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस 50 न्यूटन की फोर्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि ड्रॉ आ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखें ये आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, स्टेप नंबर 1 इज़ कंप्लीट। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये होता है कि आपने जो है वो एक स्केल सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट आ प्रॉपर स्केल। अब आप सोचेंगे कि हमें स्केल सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो देखें बच्चों, जब आपने 50 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है और अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ड्रॉ करनी है तो ज़ाहिर बात है फोर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको रूलर की ज़रूरत पड़ेगी ना, ऐसा ही है। और अगर आप देखते हैं अपने रूलर को तो बच्चों रूलर के ऊपर जो हमें मार्किंग मिलती है ना, या जो मेजर करने के लिए पैरामीटर्स मिलते हैं, उसमें एक तरफ लिखा होता है कि वैल्यूज सेंटीमीटर में गिवन है और दूसरी तरफ लिखा होता है बच्चों की वैल्यूज जो हैं वो उसमें इंचेस में गिवन है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अब अगर हमें 50 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है तो न्यूटन का तो कोई स्केल ही हमारे रूलर पर मौजूद नहीं होता। अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब स्केल सेलेक्ट करते हुए आपकी मर्जी है कि आप सेंटीमीटर वाले स्केल के को मद्देनज़र रख कर ड्रॉ करें या आप इंचेस वाले स्केल को मद्देनज़र रख कर ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि जो 5 न्यूटन है ना बच्चों वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि 50 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के इक्वल है तो मैं क्या करूँगी कि 50 को 5 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 10, यानी कि मुझे 50 न्यूटन को स्केल से ड्रॉ करने के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये तरीकाकार होता है स्केल सेलेक्ट करने का। अब इसमें ना आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल आप में से कोई ये सोच रहा है कि आपने ये 5 न्यूटन क्यों लिया है। देखिए आपका दिल करे तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि जो 10 न्यूटन है वो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब है इन दैट केस आप क्या करेंगे, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका दिल करता है आप 15 न्यूटन को ले लें, आप 13 को ले लें, जिस तरह भी आपका दिल करता है स्केल सेलेक्ट करने में आप अपनी मर्जी कर सकते हैं।
बस स्केल सेलेक्ट करते हुए एक बात हम अपने माइंड में रखते हैं कि स्केल पॉइंट्स में सेलेक्ट नहीं किया जाता। पॉइंट्स में सेलेक्ट ना करने की कोई मतलब ऐसी वजह नहीं है कि हम क्यों सेलेक्ट नहीं कर सकते, बस पॉइंट में सेलेक्ट ना करने के लिए भी हम कहते हैं कि ये हमारी आसानी होती है। अगर हम अपने स्केल को पॉइंट्स में सेलेक्ट कर देते हैं ना तो फिर पॉइंट में हमारा आंसर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए ना कि आपने 5.3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो हम कहते हैं कि जब हम रूलर की मदद से 5.3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो वो जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं उनको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें चांस ऑफ मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम पॉइंट्स में ना जाएं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो, पॉइंट में ही आपको स्केल सेलेक्ट करना पड़े तो यू कैन डू दैट, इसमें कोई गलत बात नहीं होती। बस आपको फिर ड्रॉ करते हुए ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। मैंने जो स्केल चूज़ किया ना वो ये किया कि मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी ना, मुझे मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पॉजिटिव एक्स की तरफ जो है वो ये ड्रॉ करें, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ प्रॉपर लेंथ इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि प्रॉपर लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, गिवन डायरेक्शन हमारे पास क्या है, हमने जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करनी है। तो बच्चों फिर आप अपना रूलर पकड़ेंगे, ओरिजिन के ऊपर आप अपना रूलर रखेंगे और फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर आकर 10 सेंटीमीटर है, देखें लेट्स सपोज 1, दिस इज़ 2, 3, 4 अप टू सो ऑन करते करते लेट्स सपोज ये है, तो आप ये 10 सेंटीमीटर तक की एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये स्टेप नंबर 4 क्या होता है, ऐड एन एरोहेड ऑन द एंड ऑफ लाइन सेगमेंट, कि जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसके एंड पर आप एक एरोहेड लगा दे। देखिए ये आपकी लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की पूरी हो गई है, आप इसके एंड पर एक एरोहेड लगा देते हैं, इसका मतलब है आपने अपना वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों। किसी भी वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करने के ये 4 पॉइंट्स हैं या 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि पहले हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में को ड्रॉ करने के बाद अपना स्केल सेलेक्ट करेंगे। रीज़न बिहाइंड सेलेक्शन ऑफ स्केल इज़ कि आपने जो ड्राइंग करनी है वो आपने रूलर की मदद से करनी है, और रूलर के ऊपर जो मार्किंग होती है वो या तो सेंटीमीटर में होती है या तो इंचेस में होती है। आपका जो वेक्टर होगा वो अपने स्पेसिफिक यूनिट के अंदर मौजूद होगा, जैसे फोर्स है तो वो न्यूटन में थी, डिस्प्लेसमेंट है तो वो मीटर में होगा, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो वो मीटर्स पर सेकंड में होगी। तो देखिए न्यूटन, मीटर, मीटर पर सेकंड, इन तीनों में से कोई भी स्केल यहाँ पर गिवन नहीं है, इसका मतलब है फिर हम अपना प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करते हैं। नंबर 4 क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉपर लेंथ आती है सिलेक्टेड स्केल से, हम वो लेंथ जो है वो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम जो है वो जो हमारा एंड ऑफ द ड्रॉन लाइन सेगमेंट होता है उसके ऊपर आप एरोहेड लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन सेगमेंट के साथ एरोहेड लगाते हैं सो दैट वो एरोहेड हमें हमारे वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बता सके। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ वाले टॉपिक में ही जो फर्दर एक सब टॉपिक हमें गिवन है वो गिवन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। अभी हमने अपना जो प्रीवियस पार्ट गुजरा है ना, या प्रीवियस जो बात हमने अपने इसी लेक्चर में सीखी है वो हमने सीखी है कि वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमें 2 वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले जब स्केलर और वेक्टर्स पढ़े हैं तो हमने वहाँ पर लिखा है ना कि वेक्टर्स की एडिशन के लिए हम एक स्पेसिफिक अलजबरा यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज स्पेसिफिक वेक्टर अलजबरा, ठीक है। अच्छा, वेक्टर एडिशन क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप 2 वेक्टर्स के कंबाइंड अफेक्ट को या 2 वेक्टर्स के कंबाइंड रिजल्ट को ड्रॉ कर रहे होते हो या स्टडी कर रहे होते हो। दैट प्रोसेस या दैट फिनोमेना इज नोन एज वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वेक्टर्स है ना, लेट्स सपोज F1 है जी, वो है 10 न्यूटन, या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि 50 न्यूटन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हमारे पास F2 है दैट इज़ 20 न्यूटन टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे इनका FR यानी कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके बताएं, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों कि वेक्टर्स की एडिशन के लिए जो रूल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है हेड टू टेल रूल,
ठीक है, ये अपने पास आप नोट डाउन कर लें या मेंशन कर लें कि वेक्टर की एडिशन के लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल। ठीक है, और मुझे पहले आपको बताना भूल गया कि जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं ना, ये आपने लाइन सेगमेंट लगाई है, ये हम एरो हेड लगाते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट का स्टार्ट होता है ना दैट इज़ नोन एज टेल ऑफ द वेक्टर, और ये जो आप एरो हेड लगाते हैं बच्चों दैट इज़ नोन एज हेड ऑफ द वेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना कि अगर वेक्टर को हमने ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, तो फिर ज़ाहिर बात है हमें उसके लिए सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो देखें, हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नंबर 2 स्टेप क्या था कि आप स्केल सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर F1 और F2 के लिए प्रॉपर स्केल सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि जो मैंने स्केल सेलेक्ट करना है वो ये मैं सेलेक्ट करती हूँ कि 5 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब है F1 के लिए करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चों मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और F2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। F1 टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और F2 टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ था। ठीक हो गया, ये हमने अपना स्केल सेलेक्ट कर लिया। नंबर 3 स्टेप हमारे पास क्या होता है वेक्टर की एडिशन में कि यू हैव टू ड्रॉ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। 1 और 2 तो मैंने आपको पहले बता दिए ना। स्केल नंबर 1 क्या था, यू हैव टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल के जरिए से वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बता रही हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या था, सेलेक्ट अ प्रॉपर स्केल। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या था, ड्रॉ इंडिविजुअल वेक्टर्स इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन है ना उसमें आपने वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेना। सो कैसे ड्रॉ करेंगे कि F1 के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। लाइन हमेशा ऑरिजिन से लगाना शुरू करते हैं, दिस इज नोन एज ऑरिजिन। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल आपको देखें नाम से जाहिर हो रहा है ना, हेड टू टेल रूल, ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखें और गिवन डायरेक्शन में अपना वेक्टर ड्रॉ करना शुरू कर दें। अब गिवन डायरेक्शन F2 के लिए क्या है, प्लस वाई एक्सिस है। अब देखिए ये पहले वेक्टर का हेड हो गया, यहाँ पे आप अपना पॉइंटर या पेन रखेंगे और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई होता है ना, ये नेगेटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है। आप यहाँ पर रखेंगे और आप 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और नंबर 3 क्या करना है कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि ड्रॉ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द tail of first vector to the head of last vector, कि अपने पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस ड्रॉन लाइन इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ योर वेक्टर। ठीक हो गया, अगर आपने ये स्टेप्स नोट कर लिए, देख लिए, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर को ऐड करते हुए फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स के थ्रू हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर बच्चों 16 देखेंगे तो वहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हेडिंग दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर वेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेक्टर, लिखा हुआ है कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर टू डिटर्मिन देयर cumulated effect is termed as vector addition. In vector algebra, the resultant vector cannot be simply obtained by adding vector values. Vectors and may be added geometrically by drawing them to a common scale and placing them head to tail. देखें कि आप उनको इंडिविजुअली ड्रॉ करें और पहले के हेड पर दूसरे की टेल रखकर गिवन डायरेक्शन में वेक्टर्स ड्रॉ करें।
Joining the tail of first vector with the head of last vector will give another vector which will be its resultant vector. For example, addition of 3 vector is shown. फिगर नंबर 1.5 देखिए, तो उसमें प्रॉब्लम में ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं. पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, ए के हेड पे बी की टेल रख के बी ड्रॉ किया, बी के हेड पे सी की टेल रख के सी ड्रॉ किया, और फिर इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ हुआ कि पहले वेक्टर के टेल पे आखिरी वेक्टर का हेड रखिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो आपको वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करके बता देगी. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, स्केलर और वेक्टर. इसमें आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बातें याद करनी है. डिफरेंस बिटवीन स्केलर और वेक्टर, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके, नंबर 2. नंबर 3, किसी भी वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करने का तरीका, और नंबर 4 जो आपके सामने लिखा हुआ है कि वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं. वेक्टर की एडिशन के लिए जो स्पेसिफिक रूल है, हेड टू टेल रूल, आपको ये हेड टू टेल रूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा जो कुछ आपकी बुक में गिवन था वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया.